मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक निश्चयवाद के बारे में। यह निश्चयवाद टॉपिक जो है हर कंपटीशन में काम आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे नेट हो, चाहे हमारा जो है यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में जहाँ ज्योग्राफी शब्द आएगा वहाँ पर अगर सिलेबस में है तो निश्चयवाद आता ही है। ठीक है। अब ये निश्चयवाद जो है इसको क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला है इसमें प्रकृति नियतिवाद। ठीक है। प्रकृति नियतिवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रकृति को ही प्रबल माना जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं माना जाता है। ठीक है। इसे वातावरणवाद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वातावरणवाद। ठीक है। पहला है प्रकृति नियतिवाद, दूसरा है वातावरणवाद। ठीक है। साथ में इसका निश्चयवाद नाम हो ही गया कि एक साथ नाम है क्या? निश्चयवाद। ठीक है। एक और आता है भौगोलिक निश्चयवाद या भौगोलिक नियतिवाद। ठीक है। ये इनके नाम हैं। अब ये बात आती है कि इस नाम की शुरुआत किसने की? सबसे पहली बात कहूँ, अगर एक शब्द आया था नियतिवाद, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हिकेटियस ने। नियतिवाद को सबसे पहले हिकेटियस ने सिर्फ शब्द दिया था कि नियतिवाद है, प्रकृति का कंट्रोल है। ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी में कांट ने इसको प्रयोग किया था। कांट ने 18वीं शताब्दी में निश्चयवाद के बारे में बताया था और ये कहा था कि कांट का जो आरंभ माना जाता है, क्योंकि हिकेटियस ने क्या किया था? सिर्फ एक शब्द दिया था, जबकि कांट ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की थी। इसीलिए नियतिवाद का आरंभ माना जाता है इसको। ये क्या माना जाता है? नियतिवाद का आरंभ। यहाँ से शुरू हुआ था कि नियतिवाद है क्या। ठीक है। अब हम बात करें नियतिवाद के बारे में, तो ये नियतिवाद होता क्या है? तो नियतिवाद होता है प्रकृति का नियंत्रण। अगर हम सिंपल शब्द में बोल लें, नियतिवाद को सिर्फ छोटे शब्दों में बताएं तो प्रकृति का नियंत्रण। अब बताती है कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया कि प्रकृति का नियंत्रण क्यों? क्योंकि जब ये नियतिवाद विचारधारा आई थी तो उस समय पर प्राकृतिक आपदाएं इतनी अधिक हो रही थी कि मानव इस आपदाओं के आगे एक कठपुतली मात्र बन के रह गया था। तो जब आपदाएं अधिक थी और मानव एकदम निष्क्रिय हो रहा था उस समय पर, तब ये कहा गया कि प्रकृति का नियंत्रण है या प्रकृति सबल है, वह सब कुछ कर सकती है, सर्वशक्तिशाली है। और मानव क्या है? एक कठपुतली। इससे अधिक कुछ नहीं है। मानव को एक कठपुतली की तरह है माना है कि प्रकृति जैसे चाहे वैसे उसको मोड़ सकती है और इसको जो है अपना नियंत्रण कर सकती है। ठीक है। अब इस चीज़ को जब प्रबल क्यों माना जा गया? क्योंकि उस समय पर देखा गया कि जहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण में व्यक्ति रहता है, वह प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत हर एक व्यक्ति में वही विशेषताएं पाई गई जो उस प्राकृतिक वातावरण के लिए अनुकूल थी। ठीक है। अब उसमें कैसे था? जैसे कि अगर हम बात करें कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो रहते थे व्यक्ति, उनके पैर मजबूत होते थे।
पैर मजबूत क्यों होते थे? क्योंकि पर्वतों पर चढ़ते थे, तो उस पर्वतों पर चढ़ने के कारण उनके जो पैर हैं वो मजबूत होते थे। और अगर हम समुद्री क्षेत्रों की बात करें कि समुद्री क्षेत्रों में जो व्यक्ति रहते थे उनके हाथ मजबूत होते थे। तो वो ये सब चीज़ क्या दिखाते थे कि प्रकृति जैसा वातावरण देती है वैसे ही मानव को शरीर की आकृति देती है। ठीक है, अब इस विचारधारा को लेते हुए बहुत से भूगोलवेताओं ने इसका समर्थन किया था, जिसमें हम्बोल्ट, रिटर, कांट तो थे ही, साथ में है हम्बोल्ट, रिटर, रैडज़ेल, ये भूगोलवेत्ता भी शामिल थे जिन्होंने निश्चयवादी विचारधारा के बारे में अपने विचारों को बहुत प्रबल माना था और ये कहा था कि प्रकृति का पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में तो क्या हुआ था, इनका नामकरण हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसका जो है पूरा विकास हुआ था। यानी 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो नियतिवादी विचारधारा थी इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और बहुत अधिक विकास हुआ था। अब इनमें जो विचारधारा आई थी उनमें कुछ भूगोलवेताओं का नाम प्रमुख था जिन्होंने इस विचारधारा को बहुत इम्पोर्टेंस दी और इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था, जिनमें अगर हम इस देश वाइज अगर उसको विभाजित करें तो सबसे पहले आता है जर्मन विद्वान। जर्मन विद्वान यानी जर्मन के जो, अब देखो इसमें जर्मन विद्वान जो थे उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, ठीक है, रिटर, और रैडज़ेल। अब देखो मैंने यही नाम यहाँ लिखे थे, यही नाम यहाँ लिखे थे। इससे क्या सिद्ध होता है कि यह विचारधारा मुख्य रूप से जब प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, जर्मनी में। इस विचारधारा का जो विकास शुरू हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और जर्मनी से जो है इस विचारधारा का विकास आगे बढ़ता गया और ये प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त और कौन कौन थे जिन्होंने इस विचार दिया था। दूसरे आते हैं हमारे अमेरिकन विद्वान। अगर हम अमेरिकन विद्वान की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सैम्पिल का। सैम्पिल का नाम क्यों आता है, क्योंकि सैम्पिल जो भूगोलवेत्ता थी वो रैडज़ेल की शिष्या थी और उन्होंने अमेरिका से वो जो है जर्मनी रैडज़ेल से भूगोल की शिक्षा लेने गई थी। अब भूगोल की शिक्षा लेने गई थी अब वो जर्मनी, तो वो रैडज़ेल के विचारों से इतनी अधिक प्रभावित थी कि उन्होंने जो है अपने गुरु के विचारों को बहुत प्रचार प्रसार किया और इन प्रचार प्रसार में यह विचारधारा अमेरिका तक पहुंच गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे आते हैं हटिंगटन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भी नियतिवाद को प्रमुख माना था और ये कहा था कि ये नियतिवाद है यानी प्रकृति का पूरा नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त हमारे तीसरे जो थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे। वहाँ पर भी कुछ हद तक प्रचार हुआ था। क्यों? क्योंकि जो भूगोलवेत्ता जर्मनी में इन भूगोलवेत्ताओं के संपर्क में आए थे या टच में आए थे या उनसे मुलाकात हुई थी तो वो इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन विचारों को उन्होंने और अधिक प्रचार प्रसार करा। और इस क्रम में सबसे पहले आते हैं लीपले। जो भूगोलवेत्ता थे
वो जो थे वो नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। अगले थे बोदिनूर और तीसरे आते हैं मॉन्टेक्यू और बोदिन्यू। ठीक है, बोदिन्यू। इन भूगोलवेत्ताओं ने फ्रांसीसी में जाकर भी, यानी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवाद को समर्थन किया था। और एक बात और बता दूं, वैसे मैं अगला वीडियो बनाऊंगी उसकी, फ्रांसीसी जो विचारधारा है वो संभववाद है, जर्मनी विचारधारा निश्चयवाद है, फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद है। ये होते हुए भी फ्रांस में पहले जो है नियतिवाद का ही समर्थन हुआ था और इस नियमता में लीपले ने बहुत प्रचार प्रसार किया, बोदिनय ने भी, मॉन्टेक्यू ने भी, इन भूगोलवेत्ताओं ने बहुत प्रचार किया था। और अरबी भूगोलवेत्ताओं में जो अरबी भूगोलवेत्ता थे उनमें जो है अल बरूनी, अल मस्ती, ये ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने नियतिवाद को माना था। अल बरूनी, अल मस्ती, ठीक है, अल इदरसी, जीन मोदीन आदि भूगोलवेत्ताओं ने इन भूगोलवेत्ताओं ने जो है नियतिवाद को या निश्चयवाद को बहुत अधिक समर्थन दिया था। और ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भूगोलवेत्ताओं का नाम आता है तो ये पूछते रहते हैं कि कौन से भूगोलवेत्ता किस विचारधारा से संबंधित हैं, इस तरह का भी आता है। दूसरा, किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि इन भूगोलवेत्ताओं के विचार क्या थे, प्रकृति को प्रबल माना गया, मानव को एक कठपुतली मात्र या निष्क्रिय माना गया। तो अगर कोई विचार आता है तो उन विचारों के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ये नियतिवादी विचारधारा थी। और कंपटीशन में आईक्यू लेवल देखा जाता है तो उनमें अगर तुम्हें ये नाम याद रहते हैं तो तुम उस विचारधारा में से किसी एक का नाम आएगा तो पहचान सकते हो कि ये नियतिवाद के बारे में ही था। ठीक है, क्लियर है। अब इस विचारधारा के समर्थन क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय पर प्राकृतिक आपदाएं इतनी अधिक थी कि इसमें प्रकृति अपने आप को इतनी कठोर साबित कर रही थी कि मानव उसके आगे बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। तब ये विचारधारा बहुत अधिक प्रभाव डाल रही थी। और जैसे ही इस विचारधारा का अंत होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ तो मानव अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा और प्रकृति पर नियंत्रण समझने लगा, तब इस विचारधारा की आलोचना शुरू हुई। अब इस विचारधारा की आलोचना में क्या क्या इम्पोर्टेंस मानी गई, मैं इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो विचारधारा को इम्पोर्टेंस दी गई थी उसमें कि एसी का आ जाने से क्या हुआ, मानव जो है कठोर जलवायु में भी रह सकता है। दूसरा उन्होंने ये माना कि जो नहरें हैं या जो है नदियों पर जल का नियंत्रण शुरू किया तो हम लोगों ने कृषि कार्य संभव किया और जल की उपलब्धि को हर जगह तक पहुंचाया। ऐसी विचारधाराएं पैदा होने लगी जो इसके लिए नियतिवाद के समर्थन में ना होकर एक आलोचना में पहुंचने लगी और यही विचारधारा नियतिवादी विचारधारा कहलाई।